नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो लोग हमारा कल का वीडियो देखे, लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर किए, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं वीडियो को, वो कल वाला वीडियो हमारा देखें और उसके बाद आज वाला वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को। तो आइए हम लोग देखते हैं सामान्य हिंदी। देखिए, सिलेबस हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे कि हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है। इसी क्रम में हम लोग का पहला टॉपिक होगा भाषा। अब भाषा क्यों पढ़ना है? क्योंकि हिंदी भी एक भाषा है। विश्व में बहुत सी प्रकार की भाषाएं होती हैं, जैसे अंग्रेजी हुआ, उर्दू हुआ, हिंदी हुआ, तमाम प्रकार की भाषाएं विश्व में उपस्थित हैं। तो हिंदी भी एक प्रकार की भाषा है, इसलिए हम लोग पहला टॉपिक भाषा लिए हैं। भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला टॉपिक देखेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़। तो आप लोग अब विचार करिए कि भाषा आखिर किसे कहा जा सकता है। देखिए, किताबों में तो बहुत प्रकार की परिभाषाएं लिखी हैं। तमाम प्रकार की परिभाषाएं किताबों में आपको मिल जाएंगी खोजने पे कि भाषा आखिर होती क्या है। लेकिन हम लोगों को सरल शब्दों में समझना है। तो भाषा क्या होती है, किसे कहते हैं भाषा, शायद आप लोग विचार कर लिए होंगे। तो भाषा, हम लोग अपने विचारों को जिस रूप में व्यक्त करते हैं, बस वही भाषा होती है। हम लोग अपने विचारों को जिस रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, वही भाषा है। अब इसका कहने का मतलब हमारा हुआ कि जैसे मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, वो भी एक भाषा है। मैं लिख दे रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ये भी एक भाषा है, लिखित भाषा। तो अपने विचारों को जिस रूप में व्यक्त करते हैं, वही भाषा होती है। भाषा परिवर्तनशील इकाई है। भाषा जो है वो अस्थायी नहीं होती है। भाषा परिवर्तनशील इकाई है। परिवर्तनशील इकाई है और विश्व में व्यवहार की भी इकाई भाषा है। विश्व में व्यवहार की इकाई भाषा है। तो भाषा, हम लोग थोड़ा जानकारी होगी भाषा के बारे में। भाषा, हम लोग अपने विचारों को जिस रूप में व्यक्त करते हैं, वही भाषा होती है। भाषा एक परिवर्तनशील इकाई है। विश्व में व्यवहार की भी एक इकाई है। भाषा अस्थायी नहीं रहती है। अब हम लोग देखते हैं भाषा के रूप, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार या रूप।
देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। यदि पूछ लेता है कि मुख्य रूप से मुख्यतः भाषा के कितने रूप हैं, तो अगर मुख्यतः पूछ लेगा तो हम लोग 2 उत्तर देंगे। अगर पूछ लेता कि भाषा के कितने रूप हैं तो 3 उत्तर देंगे। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक जो हैं, कुछ जो विद्वान हैं, वो सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकार के रूप में नहीं मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं। तो हम लोग अगर पूछ लेगा कि भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, तो भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। और अगर पूछ लेगा भाषा के कितने प्रकार हैं, तो भाषा के 3 प्रकार हैं। यह क्वेश्चन एक यहाँ पे क्लियर हो गया हम लोगों का। अब आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके मौखिक भाषा। मौखिक भाषा नंबर 1। मौखिक भाषा हम लोग जो अपने मुख से बोल देते हैं, जो ध्वनि निकलती है और अगला व्यक्ति समझता है, वही मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा मुख से बोली गई भाषा, बोली गई भाषा। नंबर 2 है लिखित भाषा। लिखित भाषा, देखिए, मौखिक रूप से मैं बोल दे रहा हूँ, वो मौखिक भाषा हो गई, और व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखित भाषा हो गई। जैसे कोई सभा है, वहाँ पे अगर वक्ता खड़ा होकर बोल रहा है तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है, और सबके पास पत्र के माध्यम से अगर हम प्रेषित कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, और वो लोग अपना खुद से पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा हो गई। और तीसरी प्रकार की जो भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कैसे समझें हम लोग? देखिए, जो भाषा संकेत के रूप में व्यक्त कर दी जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भाषा संकेत रूप में व्यक्त कर दिया उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी स्टेशन पे कोई ट्रेन जाने के लिए तैयार है, और उसका ड्राइवर जब हरी झंडी दिखाता है और उसका गार्ड पीछे वाला हरी झंडी दिखाता है, तो वो लोग एक भाषा का, सांकेतिक भाषा का परिचय देते हुए समझते हैं कि सांकेतिक भाषा यही होती है। ड्राइवर झंडी दिखाया इधर से, उधर से गार्ड झंडी दिखाया, तो दोनों लोग समझ गए कि ट्रेन को लेके आगे चलना है, तो ये सांकेतिक भाषा हो गई।
तो भाषा के 3 रूप हो गए, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यदि क्वेश्चन पूछ ले रहा है अगर कि मुख्यतः भाषा के कितने रूप हैं, तो ऑप्शन में चाहे 2 और 3 दोनों होंगे, तब भी मुख्यतः अगर लगाया है तो दो टिक करना है। और अगर पूछ लेगा केवल भाषा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं, तो 3 सही करना है हम लोगों को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भाषा से नहीं आए हैं अभी तक, न यहाँ से बनते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये भाषा और भाषा के रूप हो गए। देखिए, भाषा हम लोग 2 जगह पढ़ेंगे। अभी शुरुआत में भाषा थोड़ा समझ ले रहे हैं, इसके बाद फिर जब हिंदी हम लोगों का समाप्ति की तरफ होगा, तब भाषा और बोली ये सब विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। अभी केवल हिंदी पढ़ना, हम लोगों को हिंदी समझना है, तो इसके लिए अब हिंदी एक भाषा है, तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी हो जाए तो अच्छी चीज़ है। इसीलिए हम लोग देख लिए भाषा। अब भाषा के बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक था हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास। हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास। अगला टॉपिक हम लोगों का ये है, तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका विकास किस क्रम में हुआ है, ये चीज़ हम लोगों को देखना है। तो देखिए, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसीलिए संस्कृत को आदि भाषा भी कहा जाता है। अगर सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो हिंदी भी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत से, और विकास इसका जो है अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा से। अभी हम लोग इसका विस्तार देखेंगे तो समझेंगे कि अपभ्रंश भाषा क्या है। तो पहले हिंदी का विकास उत्पत्ति देख लेते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है। देखिए, संस्कृत भाषा दो भाग में बटी। एक हुआ वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। मैं किनारे इसलिए हो जाता हूँ कि आप लोग देखें और नोट कर लें इसको। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भागों में बटी। ये लगभग 35 सौ वर्ष पुरानी भाषा है संस्कृत। पुरानी भाषा 3500 वर्ष पुरानी भाषा है संस्कृत। और संस्कृत के 2 भाग हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब दोनों में अंतर कैसे पता लगेगा? देखिए, इसमें जो होते हैं रचनाकार नहीं होते हैं। रचनाकार
नहीं होते हैं। इसमें रचनाकार होते हैं, रचनाकार होते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब फिर मैं मिटा दूँ, उसके बाद फिर आगे नए सिरे से लिखता हूँ। देखिए, पहले वैदिक संस्कृत देख लेते हैं हम लोग। वैदिक संस्कृत। अभी हमने देखा कि इसमें रचनाकार नहीं होते हैं, रचनाकार नहीं होते हैं। इसको देवभाषा भी कहा जाता है, देवभाषा कहा जाता है। देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कुछ तो आए हैं और कुछ आ भी सकते हैं, इसलिए इसको बहुत विशेष ध्यान से देखना है और आप लोग नोट करते रहना। और इसको भी क्या बोलते हैं, इसको आर्य भाषा कहते हैं, आर्य भाषा। रचनाकार नहीं होते हैं, देव भाषा कहा जाता है, आर्य भाषा कहा जाता है। इसका प्राचीनतम साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य वेदों में मिलता है, वेदों में मिलता है इसका प्राचीनतम साक्ष्य। रचनाकार नहीं होते हैं, देवभाषा का इसे कहा जाता है, इसे आर्य भाषा भी कहा जाता है। प्राचीनतम साक्ष्य वेदों में मिलते हैं और इसे विद्वानों की भाषा कहा जाता है, विद्वानों की भाषा कहा जाता है। विद्वानों की भाषा कहा जाता है। अब इतना चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर वैदिक संस्कृत के बारे में लिखते हैं, क्योंकि ये सब लगभग इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाने योग्य क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर कुछ तो क्वेश्चन बने भी हैं कि देव भाषा किसे कहा जाता है, वैदिक संस्कृत को आर्य भाषा किसे कहा जाता है, वैदिक संस्कृत को। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटा देते हैं इसको। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये थे संस्कृत
भाषा के दो रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत से धीरे धीरे विकास होते हुए अनेक तमाम प्रकार की भाषाएं विकसित हुई। जैसे यहाँ से इसके बाद पाली भाषा, फिर इसके बाद प्राकृत भाषा, लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा, लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, फिर इसके बाद अपभ्रंश, भाषा, अपभ्रंश के बाद यहाँ लिख दे रहे हैं, अपभ्रंश के बाद इधर लिख दे रहे हैं। अवहट्ट भाषा, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी, इसके बाद मानक हिंदी। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति के बाद विकास का यही क्रम है। इसी तरह से विकास हुआ है हिंदी भाषा का। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो मानक हिंदी पढ़ना है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से नए सिरे से लिखूँगा। देखिए, लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली भाषा, ये लगभग 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक इसका काल माना जाता है पाली भाषा का। पाली भाषा को बौद्ध भाषा भी कहते हैं। बौद्ध भाषा 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक, और इसे बौद्ध भाषा भी कहते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा भी कहते हैं इसे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितने क्वेश्चन बने हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग नोट करते रहिए, जिससे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। अब इसके बाद फिर प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा देखिए, प्राकृत भाषा जो है वो ईस्वी सन से 500 ईस्वी तक का काल माना जाता है, ईस्वी तक।
और इसे जैन भाषा भी कहते हैं। जैन भाषा, क्योंकि प्राकृत भाषा जो है वो बौद्धों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, इसलिए उसे बौद्ध भाषा कहा जाता था। और ये भाषा नहीं, पाली भाषा बौद्धों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, इसलिए उसे बौद्ध भाषा कहते थे। और प्राकृत भाषा जैन भाषा के रूप में इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसे जैन लोग अपने प्रयोग के लिए माध्यम बनाए थे। और इसे क्या कहते हैं? असंस्कृत भाषा। असंस्कृत भाषा, जैन भाषा, असंस्कृत भाषा, बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा, प्राकृत भाषा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा आती है। अपभ्रंश, पाँच सौ ईस्वी से 1000 ईस्वी तक लगभग। अपभ्रंश भाषा जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक लगभग मानी जाती है। इसे ग्रामीण भाषा कहते हैं। ग्रामीण भाषा, इसे देसी भाषा भी कहते हैं। देसी भाषा। तो ग्रामीण भाषा हो गई, देसी भाषा हो गई। इसका अपभ्रंश का अर्थ जो होता है बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ इसका अर्थ है। अपभ्रंश शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है बिगड़ा हुआ। तो अपभ्रंश भाषा के बाद फिर अवहट्ट भाषा, अवहट्ट भाषा, फिर पुरानी हिंदी, फिर मानक हिंदी, देखिए यहाँ हिंदी इस तरह लिखी गई है, यहाँ हिंदी इस तरह लिखी गई है, तो समझ लेते हैं। ये वाली हिंदी जो है ये पुरानी हिंदी भाषा, पुरानी हिंदी भाषा का में इस तरह लिखी जाती थी। और ये वाली हिंदी आजकल मानक हिंदी में लिखी जाती है। मानक हिंदी में। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का पढ़ना यही है, मानक हिंदी। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें और उसको देख लेते हैं। कुछ भाषाविदों ने प्राकृत भाषा के भी 5 प्रकार बताए हैं।
प्राकृत भाषा के प्रकार। नंबर 1 है सौर श्रेणी, सौर श्रेणी। नंबर 2 है पैसाची, पैसाची भाषा। नंबर 3 है महाराष्ट्री भाषा। नंबर 4 है अर्धमागधी। नंबर 5 है मागधी। अब सब सौर श्रेणी हो गया, पैसाची हो गया, महाराष्ट्री हो गया, अर्धमागधी हो गया, मागधी हो गया। अब देखिए ये भाषाएं जो किस क्षेत्र में बोली जाती थी, ये लगभग मध्य प्रदेश के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में। ये कश्मीर के लगभग क्षेत्र में, कश्मीर के आसपास। ये महाराष्ट्र के आसपास। ये यूपी, बुंदेलखंड के आसपास। और ये पूर्वी भारत में बोली जाती थी, पूर्वी भारत के आसपास लगभग बोली जाती थी। तो प्राकृत भाषा के ये 5 प्रकार भी हो गए। अब हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो कल से फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग और पढ़ेंगे आगे टॉपिक वाइज। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भेजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।